नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय देश के 3 राज्यों में बीजेपी की हुई जीत के बाद पंजाब पर इसका क्या असर रहेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाब पर इसका क्या है असर और इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद बीजेपी ने इससे सबक लेने के लिए नसीहत दी है इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस की करारी हार, उसके बाद लगातार सवाल यहाँ पर ये थे कि आखिरकार 3 राज्यों में जब बीजेपी का कमल खिला उसके बाद पंजाब और लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर रहेगा, इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में आरपीएस मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। कुछ ही देर में कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश जी मैं आपसे करूंगा। देश के 3 राज्यों में जबरदस्त बीजेपी की हुई जीत और कमल खिलने के बाद लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि जब जीत होती है तो उसके बाद इंडिया गठबंधन जो कि लगातार ये दावा करता आ रहा है कि जो है इस बार जो है लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसे में जो 3 राज्यों में जो बीजेपी का कमल खिला है तो कहीं ना कहीं इस बात के जो है मायने निकाले जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का कमल खिलेगा। ऐसे में पंजाब में इसके क्या परिणाम रहने वाले हैं, पंजाब पर इसका क्या असर रहेगा, इसी को लेकर आपका क्या कहना है? धन्यवाद जजबीर जी। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन 5 प्रदेशों के जहां चुनाव हुए हैं और विशेष करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी वोटर का, सभी जनता जनार्दन का, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ये सारी जीत हुई है, उनका कोट एंड कोट धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और दूसरी बात ये है कि ये जो जीत है ना जजबीर जी, ये केंद्र सरकार की नीतियों की जीत है, ये मोदी जी की नीयत की जीत है, अमित शाह जी की अचूक रणनीति की जीत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व के साथ अनथक प्रयास करने वाले समर्पित कार्यकर्ता की ये जीत है। शासन, प्रशासन, सुशासन की ये जीत है, समता, ममता, नीति और न्याय की ये जीत है। ये जीत हर उस वर्ग की है जो दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, नाई है, लोहार है, कमिहार है, सुनार है, धोबी है, मोची है, किसी भी वर्ग से वो जुड़ा है व्यक्ति, ये उसकी जीत है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के, केंद्र सरकार की नीतियों के साथ जुड़े होने के कारण वहां की जनता ने हमें सहयोग दिया, वहां की जनता ने हमें मेजोरिटी में लाया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं आपसे ये, आपके माध्यम से जनता, पूरी देश की जनता को और जितने मेरे मीडिया पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं उनको भी ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस जीत का पंजाब के लोकसभा चुनावों में जो होने वाले हैं 2024 में, उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोगों के साथ मिलकर के, पंजाब के लोगों के सहयोग से, समर्पित कार्यकर्ता की मेहनत के साथ पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की पोजीशन में है। और मुझे विश्वास है कि पंजाब की जनता भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह हमें यहाँ पूर्ण सहयोग देगी और पहले से बेहतर प्रदर्शन करके हम भारतीय जनता पार्टी का परचम पंजाब में भी लहराएंगे। चलिए ठीक है। 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद आप जो है पंजाब बीजेपी को जो पूरा भरोसा है कि पंजाब लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में आरपीएस मल्होत्रा जी हमारे साथ। मल्होत्रा जी क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन से सीधे तौर पर जो हार हुई है उस पर बीजेपी का कहना है कि इस हार से जो है नसीहत लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए और अपनी रणनीति को बदलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी की जो है जीत हुई है, वहां पे कमल खिला है, तो ऐसे में लगातार अब ये कयास बीजेपी लगा रही है कि पंजाब लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो पड़ेगा। जजवीर जी, मैं इनके ख्याली पुलाव पे बस इतना चाहूंगा कि दिल खुश करने को गाले दिए ख्याल अच्छा है। आप ये देखो कि जो पार्टी किसानों की विरोधी हो, जवानों की विरोधी हो, नौजवानों की विरोधी हो, औरतों की विरोधी हो, सारे समाज की विरोधी हो, लूटती हो, पाटती हो और लूट लूट के सारा पैसा अपने पूंजीपति मित्रों को बांटती हो, वो अगर इस तरीके से जीत जाती है तो आप क्या कहोगे, उस लोकतंत्र को क्या कहोगे? बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। आप ये देखिए किस तरीके से, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बूथ पे कैप्चरिंग के जो वीडियोस हैं वो सामने आए हैं।
और मैं आपको याद अपनी दिला देना कमजोरी को चाहता क्यों हूँ। छुपा रहे हो तो कैप्टन यार साहब मैं- मल्होत्रा जी? तो नहीं नहीं यार नहीं नहीं, ये इतना आरोप मत गलत करो, लगा रहे हो ना जी आप। इतना अपनी इतना हार को इतना मत स्वीकार करो। करें आप। ये आरोप ना लगाएं। ना नहीं नहीं, अब आप मान लेना जी कि हम हार गए हैं। आरोप ना लगाओ। अब आप अपनी हार का आरोप ना लाओ कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात मत करो, बूथ कैप्चरिंग वाली बात मत करो मल्होत्रा जी, ये गलत है। चलिए कुछ ठीक है। शर्म करो, आपकी बारी में नहीं बोला मैं। इतनी तो अपनी इज्जत रख लो, अपनी बार पे बोलो कि लोगों को पता चले कि पढ़ा लिखा आदमी है। दूसरों की बारी में क्यों बोलते हो? बच्चे भी नहीं करते ऐसे जैसे आप कर रहे हो। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए मल्होत्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए जजबीर जी, आप 2019 की कारवा उठा के देखिए, 20 लाख ईवीएम देश में नदारद है, मिसिंग है, 20 लाख, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन सोया बैठा है, सत्ताधारी पार्टी सोई बैठी है, और ये कहते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। सबको मालूम है ये कैसे जीत गए। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब ने पहले भी इनको खाली ठुंठने दिए हैं, अब भी इनको खाली ठुंठने मिलने हैं, क्योंकि ये किसान विरोधी है, ये पंजाब विरोधी है। आप देखिए पंजाब का कितना पैसा बिना किसी कारण के इन्होंने रोक के रखा हुआ है, चाहे वो आरडीएफ का पैसा हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो कैश क्रेडिट का हो, चाहे वो एनएचएम का हो, कोई हो, पंजाब का इन्होंने पैसा रोक के रखा हुआ है। ये पंजाब के दुश्मन है, पंजाब के नहीं बल्कि देश के हर आम व्यक्ति के ये दुश्मन है। दूध को छोड़ के बाकी हर एक मिल्क प्रोडक्ट पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। मल्होत्रा जी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का फतवा जारी हुआ है और 3 राज्यों में लगातार जो है समझने की भारी बात बहुमत के साथ बीजेपी का कमल खिला, तो जो भी बात देखनी होगी। ठीक है ठीक है, तो मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, वो कमल खिला है वो, लेकिन वो असली कमल है कि प्लास्टिक का कमल है, ये हमें देखने की जरूरत है। चलिए ठीक है, ये देखने की जरूरत है कि ठीक है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर नसीहत जो है लगातार पंजाब बीजेपी के द्वारा भी देख रही है कि इंडिया गठबंधन से जो इस तरह की हार हुई है उसे सबक लेना चाहिए। ठीक है सर, मैं आऊंगा। मणिपुर में ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। राजीव शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ है। क्या हाल किया देश के जो ठीक है मल्होत्रा जी एंटाइटलमेंट कम कर रहे हैं, उसके ठीक है मल्होत्रा जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। पड़ती है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपने सुना मल्होत्रा जी की बात सुनी और आपने नरेश जी की भी बात सुनी, लेकिन ऐसे में पंजाब में इसके क्या परिणाम आने वाले हैं? पंजाब में क्या समीकरण है? क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो हर तरह के धर्म की जो है वो सम्मान करता है, लेकिन ऐसे में जिस तरह की शब्दावली या जिस तरह की राजनीति अभी देखने को मिल रही है, उस पर यह सवाल है कि क्या पंजाब में अब इस तरह की राजनीति होने वाली है? क्योंकि जब आपने देखा कि मल्होत्रा जी ने साफ सवाल उठाए हैं और ये कह दिया है कि जीत तो हुई है, लेकिन ये जीत बनावटी है, इस जीत के मायने नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो जीत तो जीत है, हो गई जीत, उसकी मुबारक है बीजेपी को, उनका टाइम है, लोकतंत्र है, जीत हार होती रहती है। आज वो जीत गए हैं तो हमें उम्मीद है कि कल वो हारेंगे, कल दूसरी पार्टियां जीतेंगी, कांग्रेस का फिर से परचम पूरे देश में लहराएगा, इसकी हमें उम्मीद है। ये तो लोगों की मर्जी है। आज लोग बीजेपी के साथ हैं, कल को कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। इसमें ज्यादा घमंड करने की भी बात नहीं है, ज्यादा निराश होने की बात नहीं है। हाँ, गलतियां राजनीति में होती हैं, हमसे भी, कांग्रेस से भी जरूर हुई होंगी, उसको देखेंगे क्या हुई है, और देख भी रहे हैं, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है। जहां तक पंजाब का सवाल है, मैं दो लाइन पे बातें करूंगा। एक पहले पंजाब की बात करता हूँ। जो पंजाब है वो एक देश का ऐसा सूबा है जहां पे बीजेपी ने बहुत बार डिवाइड करने की कोशिश की, वितकरे डालने की कोशिश की, लेकिन पंजाब की डायनेमिक्स और तरह के हैं, और पंजाब में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कभी कामयाब हो सकती है। जिस तरह के यहाँ पे डेमोग्राफी है, जिस तरह के यहाँ, सबसे पहले 1966 में देखिए पंजाब में तो नाखून मांस का रिश्ता है सारी कम्युनिटीज में, हिंदू, सिख, मुसलमान बिल्कुल प्यार से रहते हैं, और कभी भी कोई मनमुटाव या भेदभाव की बात नहीं कभी भी सुनी गई। 1966 में आरएसएस ने भेदभाव डालने की कोशिश करी जब पंजाबी सूबे की बात हो रही थी। उन्होंने पंजाबियों को इंस्टिगेट किया कि आप अपनी मातृभाषा हिंदी लिखाओ, जिसकी वजह से कुछ इलाके जो है वो हरियाणा में चले गए, जैसे अम्बाला। तो ये पंजाब को छोटा करने में आरएसएस और बीजेपी, जब तब जनसंघ होती थी, इनका योगदान है।
उसके बाद भी ये कोशिश कर रहे हैं कम्युनलाइज करने की। कनाडा में जो कुछ इन्होंने किया है, ठीक है, हम इनके साथ हैं क्योंकि ये भारत देश का सवाल है। इन्होंने हम जब कनाडा और भारत की बात होएगी, हम हमेशा भारत सरकार के साथ खड़े होंगे, चाहे भारत सरकार गलत फैसला भी ले रही हो। लेकिन इनकी जो मंशा थी, हम साथ हैं, लेकिन इनकी मंशा वहां पर भी डिवाइड पैदा करने की थी, पंजाब में भी डिवाइड पैदा करने की थी। तो ये कामयाब नहीं हो सके। पंजाब ने बड़े बुरे दिन भी देखे हैं। बीजेपी ने तब जनसंघ था, तब तो बीजेपी था, बीजेपी ने तब बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, कोई असर नहीं हुआ। तो पंजाबी इनको समझते हैं, जानते हैं पंजाब में जो पॉलिटी है वो जैसे पहले थी वैसी चलती रहेगी। कि आम आदमी पार्टी अब बीच में जरूर आ गई है, उनका क्या भविष्य है इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। उसके कुछ कारण भी हैं, वो ज्यादातर किन्हीं वजहों से आई है। वो वजह खत्म हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी भी या अकाली दल में चली जाएगी या कांग्रेस में आ जाएगी। तो ये यहाँ की पॉलिटिक्स है। जहां तक तीन राज्यों में सवाल है बीजेपी के जीतने का, तो मैंने जैसे पहले कहा, लोकतंत्र है, बीजेपी जीती है उनके बहुत पुअर गवर्नेंस रिकॉर्ड के बावजूद। भारत में नौकरियां नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, भारत में जीडीपी जो पर कैपिटा है वो नहीं बढ़ रही। आज हमारे देश के लिए ये बड़ी दुख की बात है कि बांग्लादेश आज हमसे आगे है जीडीपी में, तो इनकी वजह से बढ़ गई है। दूसरा, एक छोटी सी बात मैं और करूंगा कि 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत एक बहुत डिवाइडेड देश था। यहाँ पे कम्युनिटी के तौर पे, रीजन के तौर पे, लैंग्वेज के तौर पे डिवाइडेड। तो जो आज़ादी की लड़ाई हमारी शुरू हुई है, उसका पहला मकसद अंग्रेजों से आज़ादी पाना तो था ही, लेकिन इस देश को इकट्ठा करना था ताकि सारे धर्म, सारे क्षेत्र, सारे अलग अलग तरह के लोग एक झंडे के नीचे आए। लगता है कि आज की डेट में देश इकट्ठा नहीं है, बीजेपी उसको उलट कर रही है। बीजेपी अब डिवाइड कर रही है। जो आज़ादी की लड़ाई से पहले देश को इकट्ठा करने की मुहिम चलाई गई है, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, मौलाना आजाद जी और बहुत सारे नेता, भगत सिंह भी उसमें शामिल, बहुत सारे नेताओं में करी गई है, तो वो उसको उलट कर रहे हैं और देश को कम्युनिटी के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बीजेपी का जो हार जीत जो है वो चलती रहती है, लेकिन ऐसे में जो बीजेपी की जीत हुई है उस पर कहीं ना कहीं मुबारकबाद तो दी जा रही है। साथ साथ ये क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, आपने काफी ग्राउंड पे काम किया है, एक एक पहलू को आप समझते हैं, हर एक लोगों की नब्ज आप जानते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर मेरा सवाल था आपसे कि जो लोकसभा चुनाव में जो लगातार इंडिया गठबंधन जो लगातार ये कहता नजर आया कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा के इंडिया गठबंधन आगे आएगा, लेकिन ऐसे में जो परिणाम 3 राज्यों में देखने को मिले, क्या सीधे तौर पे कहें तो ये संकेत है कि बीजेपी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंडिया गठबंधन का अभी तक जो है किसी तरह से खास ग्राउंड लेवल पे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा? क्या कहेंगे जसबीर सिंह भट्टी जी? पहली बात है, मैं ये बता दूं कि कांग्रेस वालों को जो इतना फेडअप नहीं होना चाहिए। 3 स्टेट काओ स्टेट है, हिंदी स्टेट है, ये गाढ़ है इनका, बीजेपी गाढ़ है वहां। उसके बीच में मुझे देखो, आज 4 स्टेट की बात कर लो, तेलंगाना को मिला लो तो 10 लाख वोट इनको ज्यादा मिले कांग्रेस को वहां। सरकारें ठीक स्टेट में बन गई उनकी, लेकिन 10 लाख 9,44,000 वोट जो है इनको ज्यादा मिले कांग्रेस को वहां। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। पूरी लेखा जोखा कर लो। आज की डेट में कांग्रेस के पास गवाने के लिए कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में 65 सीट्स हैं, 61 पे वो काबिज है आज भी भाजपा वाले। जो इसका देखा जोखा किया जाए, मैं शॉर्ट में बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। 4 स्टेट की बात कर लो, उसमें 83 सीट्स हैं। 83 सीट में 65 सीट जो वो बाकायदा तौर पे भाजपा के पास है। उसके बीच में जो लेखा जोखा आज का करें, उसके बीच में जो बनता क्या है, भाजपा ऐसे वोट मिले जो ऐसे मिली है, ऐसे वोट मिले तो भाजपा का लोकसभा में 19 सीट का नुकसान होगा। 46 सीट बनती है उनके हिसाब से और 28 सीट कांग्रेस की बनती है उसके हिसाब से, जिनके पास सिर्फ आज की डेट में 4-5 सीट है सिर्फ। इसलिए कांग्रेस को फेडअप मिल होना चाहिए बिल्कुल। इसलिए ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है,
दूसरी चीज, जो बीजेपी है डिसिप्लिन बहुत है। बैठे साढ़े शर्मा जी, देखिए उन्होंने पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी, जो वोटर लिस्ट था उसका एक कागज, जो एक पेज था उसका प्रभारी बनाया भी, ले भी ए वोटे तू निकालनी है, ए वोटे तू डलवानी है। ये डिसिप्लिन की बात है। कांग्रेस में जेपी ना है तो ना आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों? आज की डेट में जो सेंट्रल हाईकमांड उनकी स्टेट वाले बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप गहलोत को देख लो, जब उनको प्रधानमंत्री की बात चली थी नहीं माने हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी उन्होंने। ये जो डिसिप्लिन की बात है ना, ये बहुत काम करती है। अगली चीज, जो आपने पंजाब की बात की है, पंजाब में बीजेपी का 6.6% वोट है, सिर्फ वोट है। पंजाब में जो जट सिख वोट है वो 57.69% है। जो हिंदू वोट है, हिंदू जो वो 38.49 पॉइंट है। जो मुस्लिम वोट है 1.93 पॉइंट है, 2% के नजदीक। जो क्रिश्चियन वोट है 1.26% है। इसके बीच में मुस्लिम वोट ले लो, क्रिश्चियन वोट ले लो, वो बहुत ही कम मिलती है बीजेपी को। जो सिख वोट है वो भी कम मिलती है। भी जो किसानों ने मोर्चा लगाया था, जो 700 किसान मारे गए थे ना वहां, वो आज भी किसानों को बढ़िया बड़े महसूस हो रहा है इसका। पंजाब में अभी तक मैं ये बताऊं, ये बात ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास काम करने में आदमी नहीं। सुनील दत्त को बना, सुनील जाखड़ को प्रधान बना दिया, उसने मीटिंग की। 230 इनके जो ओहदेदार हैं उसके बीच में 90 गए, 90 गए वहां, बाकी गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? अगली बात, जो आम आदमी पार्टी है, उसका चेहरा मुरा सामने आ गया। उसको तो जो मिला आपको सबको कहने को बताने को जी करता भी क्या हाल हो उनका असर हुआ वहां। इस बार ही जो हमारे अपने केजरीवाल साहब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन उन स्टेट ने बता दिया भाई ये अभी दिल्ली दूर है आपके लिए, ऐसा मत कीजिए। पंजाब में ज्यादा अभी बूस्ट नहीं मिलेगा बीजेपी को। ठीक है, अकालियों के साथ मिलकर कुछ करते थे, कुछ खास असर दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि पंजाब में बीजेपी ऐसा पहली बार है कि बीजेपी इंडिविजुअली अपने दम पर जो है इलेक्शन विधानसभा लड़ने के बाद अब लोकसभा लड़ेगी। लेकिन ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं। इन चुनौतियों से कैसे पार होगी बीजेपी, और जो इंडिया गठबंधन है उसका कितना असर रहेगा। हमारे साथ नरेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। नरेश जी, आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में चुनौतियां रहने वाली हैं, और साथ ही देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का आपको क्या लगता है कितना असर होगा? क्योंकि केंद्र में आपने बताया जैसे सभी कांग्रेस और आप और कई अन्य पार्टियां जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत जो है वो इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है, लेकिन ऐसे में पंजाब में ये डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो आपको क्या लगता है कितनी चुनौती रहने वाली है इंडिया गठबंधन में, और जो अभी आप तक का जो कैडेट वोटर है वो कितना इससे जो है वो प्रभावित होगा? क्योंकि पंजाब एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे अलग अलग मजहबों के जो लोग हैं मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ऐसे में पहली बार ऐसा भी है कि आप जो है वो लोकसभा चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। देखिए जसवीर जी, चुनौतियां पंजाब में भी हो या चुनौतियां देश के किसी भी कोने में हो, चुनौतियों को स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको जानता है। हम चुनौतियों के बीच काम करना जानते हैं। तेलंगाना जैसे स्टेट में अगर हम 1 से बढ़कर के 8 आ गए, 4 हमारे लोकसभा के वहां सदस्य हैं, तो वहां भी चुनौतियां हैं जी। राजस्थान में भी चुनौतियां थी, छत्तीसगढ़ में भी चुनौतियां थी। हमने उन सब चुनौतियों से पार पाया है, इसलिए चुनौतियों से डरने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, और मैंने जैसे पहले कहा कि पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लोगों का सहयोग हमें संपूर्ण तौर पर मिलेगा। अब मेरे भाई साहब यहाँ मल्होत्रा जी सच्ची बात बोलते हैं तो गुस्सा कर जाते हैं, और ये नेशनल चैनल पर बैठ करके अब मेरा इनसे ये निवेदन है कि थोड़ा गुस्सा कम करें और अपनी ये जो कड़वी भाषा है जी इसको थोड़ा मिठास में लाएं। क्योंकि ये पंजाब की जनता के साथ जो इन्होंने किया है ना जी, कि दूसरे स्टेट में जाकर के पंजाब की जनता के टैक्सों का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर अपनी फोटो दिखाने के लिए जो इन्होंने खर्च किया है ना, इनका तो वो हिसाब है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मिला मिला। ये बोल रहे थे अभी मल्होत्रा जी कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। अरे भाई मेरे,
10 लाख वोट नोटा को पड़ी है 3 प्रदेशों में, और आपको 5,25,000 वोट पड़ी है। किसने बूथ कैप्चरिंग कर ली, किसने क्या कर लिया? थोड़ा सा इस और भी ध्यान दे करके सोचो कि हम कर क्या रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी मेरे भाई साहब बोल रहे थे अपने राजीव जी कांग्रेस से कि आरएसएस ने देश को तोड़ने की कोशिश की। राजीव जी, मेरा आपसे बड़ा नम्र निवेदन है, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, सियाने हैं। मेरा बड़ा ये स्पष्ट कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही है जो इस देश को एक सूत्र में पिरो करके रख रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही है जो निचले स्तर तक के जाकर के पार्टी का काम नहीं, निस्वार्थ भावना से एक सामाजिक जो एक होता है, एक रिश्ता है, उसको कायम किया हुआ है इसने। इसलिए आरएसएस को इसके बीच लाना ये एक पॉलिटिकल डिबेट है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, एक सोशल संगठन है, उसका कोई सानी नहीं है। और मुझे फख्र है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक हूं, मुझे इस बात का भी फख्र है। और तीसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर लोगों का जो पैसा इन्होंने वहां खर्च किया, क्या उसका जवाब मल्होत्रा जी देंगे कि इस पैसे की भरपाई कैसे होगी? माले मुफ्त दिले बेरहम, ये पैसा इन्होंने हवाई जहाज के खर्चे पर खर्च कर दिया। पंजाब के टैक्सों का पैसा, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी, सिर्फ अपने प्रचार के लिए। मल्होत्रा जी, मैं बड़ी नम्रता से आपके साथ कह रहा हूं, गुस्सा मत किया कीजिए। मैंने पिछले चैनल पर भी बोला था कि ये ठीक है, सच्चाई है, हार जीत चली रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आज हम जीते हैं, चलो आप भी प्रदर्शन करिए, आप भी आगे बढ़े, हमें ये नहीं है, लेकिन इस तरह कड़वी भाषा का इस्तेमाल करना आपको मल्होत्रा जी शोभा नहीं देता। और तीसरी बात थी, आपने गठबंधन की बात की, INDIA गठबंधन का वजूद क्या है जी? भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कोई किसी की नहीं सुनता है इसमें। मुझे यह समझ नहीं आई कि इस INDIA गठबंधन का वजूद इन स्टेटों में कहां नजर आया। 3 प्रदेशों की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है कि भैया आप ये जो गठबंधन करके देश की जनता को मूर्ख बनाने पे तुले हुए हैं ना, जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, ना ही जनता मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने बताया। आप देखिए अपना राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में किस तरह समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बोला, कांग्रेस वालों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला। ये सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई हैं, इसको झुठलाने की जरूरत किसी को नहीं है, सारा कुछ आपके सामने स्पष्ट है। अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन लोगों के काम करने में होती है, वो सिर्फ चुनावों के बीच काम नहीं करती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। तेलंगाना में आपने ये देखा होगा, कामारेड्डी विधानसभा से हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता है, मल्होत्रा जी, छोटे से कार्यकर्ता है, उसने मौजूदा मुख्यमंत्री केसी राव को और कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान को वहां हमारे एक बीजेपी के साधारण से कार्यकर्ता ने हरा दिया। ये पार्टी की ताकत है, ये संघ की ताकत है, ये स्वयं सेवक की ताकत है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपके अंदर कितनी कमियां है। INDIA ये बताइए, आम आदमी पार्टी वाले मेरे मल्होत्रा जी बैठे हैं, कि आप INDIA का हिस्सा है या नहीं है? आप ये बताइए कि आने वाले 2024 के चुनाव में, बस आने वाले 2024 के चुनाव में क्या आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो ये बताइए कि पंजाब की कितनी सीटों पर आप लड़ेगी और कितनी सीटों पर आप वाले लड़ेंगे? ये बताइए लोगों को, पंजाब की जनता को स्पष्ट कीजिए कि आप INDIA में हैं या नहीं है। ये सारी चीजों का जवाब दीजिए, स्पष्ट कीजिए मल्होत्रा जी। ये किसी को कड़वा बोलने से, किसी को गुस्से से बोलने से कोई दबने वाला नहीं है मल्होत्रा जी। नहीं, आप अपनी कोई, मेरा निवेदन है जी, आप मल्होत्रा जी थोड़ी भाषा पर नियंत्रण रखा करें। ये शर्म शब्द अच्छा नहीं लगता आपको, ये शर्म शब्द अच्छा नहीं लगता आपको, ये मतलब नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल ठीक है। आप लॉजिकली तर्क वितर्क की बात हम करेंगे, आप तर्क करिए, मैं वितर्क करूंगा, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज, मेरा ये निवेदन है। आप झूठ बोल सकते हो, आप देश को लूट सकते हो, आप देश भैया आप झूठ ही तो बोल रहे हो, कर क्या रहे हो आप ही तो, आप तो झूठ ही बोल रहे हो तब से, जब से सरकार में आए हो। किया क्या आपने? आप तो बोल ही झूठ रहे हो, अभी झूठ बोल रहे हो कि बूथ कैप्चरिंग हो गई थी, EVM की बात करनी शुरू कर दी थी आपने। मैंने आपको पूरा समझ दिया, उनकी बात पूरी होने दी, मैं आपके पास आऊंगा सर। ठीक, पर इनको बोले कि भाषा अपनी ठीक रखेगी।
शब्दावली ठीक रखें। मैंने शब्दों की मर्यादा के कोर्ट में साथ जाना चले जाओ। मैं नहीं, हम तो जाएंगे जी, आप जाए ना जी। नहीं, वैसे शर्म शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ऐसा हाँ। तो कुछ नहीं है। और बाप शब्द भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ठीक है, लोगों की भाषा का शब्द है। और जो आप लांछन लगाते हो उसका जवाब लेने के लिए भी तैयार रहा करो। आपके कौन से प्रधानमंत्री अपनी जेब से खर्च करते हैं? आपके कौन से लीडर अपनी जेब से खर्च करते हैं? आप दुनिया को गुमराह करते हो, फालतू के इल्जाम लगाते हो, पर सुनने को भी तैयार नहीं हो। इतना वादा भी नहीं है आप में। देखिए जी, जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे बोलते हैं, ये वो सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ये अब सबके लिए स्पष्ट हो गया कि भाजपा की जो गंदी रणनीतियां हैं देश को बांटने की, धर्म और जाति की लाइनों पे, उनको अगर पार पाना है, उनको अगर हराना है, तो सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये सबको अब स्पष्ट हो गया है और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिद्ध होने वाला है सारे देश के लिए, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए, ठीक है। और जहां तक ये कहते हैं कि जी 24/7 हमारे काम करते हैं, काम नहीं करते जनाब, लूटते हैं। देश को लूट रही है आपकी पार्टी, हर एक आदमी को लूट रही है, जवानों को लूट रही है, देश के फौजी जवानों की एंटाइटलमेंट कम कर रही है, किसानों को देखो किस तरीके से इन्होंने 3 खेती कानूनों के रास्ते लूटने की कोशिश की। उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देने को ये तैयार नहीं, उस कमेटी में उनके बंदे ही नहीं रखे इन्होंने। फिर ये कहते हैं हम किसान ही तैशी हैं। औरतों का क्या हाल किया, दिल्ली में हमारी बेटियों का क्या हाल किया इन्होंने, पहलवान बेटियों का, मणिपुर में औरतों का क्या हाल किया। बीजेपी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन पंजाब में किस तरह से प्रदर्शन करेगा, उस पर जो एक अपना जो है राय पहले बताई जाए। देखिए 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे, ये लिख लीजिए आप। और भाजपा को यहाँ पे पूरे इनके जो जमानत है वो जब्त होने वाली है, ठीक है। वहां पे जीत गए, यहाँ पे इनको कोई घुसने नहीं देगा। जाके देखें, गांव में जाके देखें लोग इनको कैसे भगाएंगे यहाँ से। और दूसरा ये कह रहे थे कि हमारे एक गरीब वर्कर ने हराया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और जनाब हमारा भी एक मोबाइल रिपेयर करने वाला था लाभ सिंह, उसने भी पिछले मुख्यमंत्री को हराया था, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हमने। और हमारा सिर्फ वो लाभ सिंह ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे काम करते थे और आम घरों के बच्चे थे, वो बहुत सारे तो अभी जिनकी शादी भी नहीं हुई थी उनको लोगों ने मंत्री बना दिया। और जो काम आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है, आप तो उसका सुपना भी नहीं ले सकते। आप तो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में बिके हुए हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे कुछ हो, रेल गेल भेल सेल, एयरपोर्ट सी पोर्ट, सारा कुछ बेच दिया आपने। और टनों के हिसाब से आपके गुजरात के पोर्टों से नशा आ रहा है देश में। ये है आपकी राजनीति, ये है आपकी सेवा। तो देश के लोग जानते हैं, वो बार बार धोखा खाने वाले नहीं है। और जो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स और राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये देश जानता है कि ये मोदी जी के कारण नहीं हुआ है, ये बहुत कुछ और कारण है जिनके कारण हुआ है जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल स्टेट की राजनीति अलग होती है, ये तो मैं भी मानता हूं। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये था कि इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये नरेश जी का भी सवाल था कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया, क्या वो स्टेट में वो कहीं कारगर साबित होगा या उसका कितना इफेक्ट होगा, उस पर सवाल थे। हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि इंडिया गठबंधन जो कि लगातार ये दावा कर रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा, लेकिन ऐसे में स्टेट में उसका क्या असर रहने वाला है? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 जो है प्रदेशों में अपनी जो जीत हासिल की है, तो उसके बाद ये कयास है कि आने वाले जो स्टेट की इलेक्शन है या आने वाले जो बाकी जो हमारे लोकसभा चुनाव के जो इलेक्शन होने वाले हैं, उस पर इसका क्या असर रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पर बात इंडिया गठबंधन की थी कि 26 जो पार्टियां हैं एक प्लेटफॉर्म पे थी, लेकिन ऐसे में उसका असर जो है कितना रहने वाला है लोकसभा चुनाव पर, उस पर सवाल है। राजीव जी देखिए, देश की जनता का जो ये इलेक्शन हुए हैं, एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि वो हर जगह 2 पार्टियों को पसंद करेंगी। वो तीसरी पार्टी की, अब मुझे लगता है कि जो अगर इस इलेक्शन को हम संदेश माने जनता का, तो तीसरी पार्टी की जगह नहीं है। अब जहां भी आप देखिए दूसरी पार्टियों की जमानतें जब्त हुई हैं। अब राजस्थान का ले लीजिए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने खड़े किए, मध्य प्रदेश में भी किए, बीएसपी ने भी किए, आम आदमी पार्टी ने भी किए। तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स की 100% कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई हैं।
और उनकी जो वोट परसेंटेज है वो 1% से भी कम है। बीएसपी ने जरूर कांग्रेस को 11-12 सीटें हराई हैं, लेकिन बीएसपी को भी हक है खड़ा करने का अपना कैंडिडेट, उस पर हमें कोई एतराज किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने खड़े किए, 20-20, 25-25 हज़ार वोट ली, और कई जगह पे कांग्रेस वहाँ पे 1000 वोट से हारी, 2000 वोट से हारी है। तो एक संदेश है जनता का कि हम दो लोगों को प्रेफर करेंगे। बाईपोलर इलेक्शन बनते जा रहे हैं, स्टेट के बन गई तो राष्ट्रीय जरूर बनेंगे। उस संदर्भ में जो इंडिया गठबंधन है हमारा, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा बन जाती है कि वोट डिवाइड होने के बजाय अच्छा है कि आपस में मिल बैठ के कुछ लेके कुछ दे के अपनी ईगोस को नीचे करके एक समझौता कर लें, और सब जगह ये बाईपोलर कॉन्टेस्ट में इसको बना दें। तो बाईपोलर कॉन्टेस्ट में जिस तरह का मोदी सरकार की पिछले 10 साल में 9.5 साल में कारगुजारी रही है, अगर वो जनता को इंडिया गठबंधन वाले समझाने में कामयाब हो गए, मैं कह रहा हूँ अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे, कारगुजारी बहुत खराब है, लेकिन अभी लोग ये ईमानदारी से आपने एक बात मानी है कि अभी जो है वो समझाने में कहीं ना कहीं चूक है या समझा नहीं पा रहे, लेकिन ऐसे में आप ये बात मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी जो है उस पर समझौता होना बाकी है। मैं आपको एक बात बता दूं, चूक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। चूक बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने अपना वोट परसेंटेज घटाया नहीं है। देखिए, राजस्थान में तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मार्जिनली कम हुआ है, लेकिन जो तभी मैं कह रहा हूँ ना, बाइपोलर बनता जा रहा है। जो बीएसपी की वोट थी, समाजवादी पार्टी की वोट थी, इवन वो जो हैदराबाद के लीडर हैं ओवैसी, उनकी वोट थी, वो भी इन दोनों पार्टियों में बटी है, वो उनकी वोटें कम हुई हैं। तो ये चूक मतलब उस हिसाब से कांग्रेस इतनी नीचे नहीं गई, कांग्रेस का वोट परसेंटेज नहीं घटा है, लेकिन बीजेपी का बीजेपी वो वोट लेने में कामयाब हो गई है जो छोटी पार्टियों की थी इस इलेक्शन में। अभी मैं कह रहा था बाइपोलर का ट्रेंड जा रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन का जो जरूरत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। कहीं मैं संदेश देना चाहता हूँ हमारे आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के साथी बैठे हैं, कहीं ऐसा ना सोच लें, क्योंकि आज अखबारों में कुछ खबरें भी आई हैं कि कुछ घटक दल इंडिया गठबंधन के बयानबाजी कर रहे हैं तो कि कांग्रेस नहीं हारी, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज नहीं घटा है। कांग्रेस का जनता कांग्रेस को पसंद करती थी वो आज भी कांग्रेस के साथ है। हाँ, हमारी सरकारें जरूर गई हैं, जो राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की 2 सरकारें, तो जो जीता वही सिकंदर होता है। वोट परसेंटेज को कोई नहीं। अच्छी बात आपने कही, जो जीता वही सिकंदर, और हार पर मंथन करना ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की हार हुई है कांग्रेस की, उस पर जो है कहीं ना कहीं मंथन है, क्योंकि जिस 2 राज्यों में जैसे आपने बताया कि 2 राज्य आपसे छीने गए, लेकिन ऐसे में सवाल वही है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहा, क्या नीति आप समझाने में फिर असफल हुए या फिर आपकी नीति जो है लोगों को समझ में नहीं आई। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, आपने तमाम जो हमारे पॉलिटिकल गेस्ट है उनकी बातचीत सुनी, आपको क्या लगता है कि पंजाब, क्योंकि पंजाब में बार बार इस बात को लेकर सवाल थे कि जिस तरह की इंडिया गठबंधन में पंजाब में इसका असर नहीं है, केंद्र में हम साथ हैं लेकिन पंजाब स्टेट में हम जो है अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, या उस पर अभी तक कोई जो है वो समझौता है या किसी और तरह की कोई सहमति नहीं बनी। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इस पर इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी मनमुटाव जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिटाकर जो है साथ में इलेक्शन लड़ना होगा, ताकि जिस तरह की जीत के दावे किए जा रहे हैं उस तरफ आगे कदम बढ़ाए जा सके। भतीजा जी, पहली बात बता दूं जी, जो आपने इंडिया की बात की, आपको जो मालूम होगा कि 2003 में क्या हुआ था। उस दिन में भाजपा 3 स्टेट जीती थी, लेकिन बाद में जो गठजोड़ बना था उसने फिर पूरी मेहनत की, 2004 में फिर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ये ट्रेंड होते हैं। दूसरी बात, आपने पंजाब की बात की है, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो अलायंस होता है, तो फिर 14 की 14 सीटें चंडीगढ़ की मिला के ये जीत जाएंगे। ये इनका अलायंस नहीं होता तो टक्कर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बीच में होगी, और दूसरा कांग्रेस ज्यादा अपनी गेम नहीं कर सकेगा। इसलिए पंजाब की सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बीजेपी मेहनत तो कर रही है, लेकिन उस लेवल पे मेहनत नहीं कर जिस लेवल पे पंजाब में करनी चाहिए। शायद उनको पंजाब की ज्यादा जरूरत नहीं लगती। चलिए ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि जिस तरह की आपस में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो जो जीता वही सिकंदर। क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।